हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और इसमें 33 क्लासेस हो चुकी हैं और इन 33 क्लासेस में 33 शिफ्टों के पेपर में कंप्लीट करवा चुका हूं। 2022 में टोटल 40 शिफ्टों में पेपर कंप्लीट हुआ था। 33 शिफ्टों के पेपर में कंप्लीट करवा चुका हूं और बाकी के 7 पेपर हैं जिसमें आज ये कंप्लीट हो जाएगी, यानी 6 शिफ्टों के पेपर और बचेंगे और 6 शिफ्टों के पेपर अब आपको रेगुलर मिलने वाले हैं। ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था 5-6 दिन का, तो नहीं बना पाया, लेकिन ये 6 क्लासेस हैं, ये आपको रेगुलर मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में भी आपके पास 10 से 12 दिन ही बचे हैं। अब इन 10 से 12 दिन में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी आपको करने हैं और मेनली आपको एसएससी सीजीएल जो अभी हुआ है ये मेंस का भी है और यहाँ से प्रीवियस ईयर जो मैं करवा रहा हूँ 2022 के, ये आपको जरूर करने हैं क्योंकि अभी सीएचएसएल मेंस का पेपर हुआ था तो उसमें कई क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट यहाँ से उठाए गए हैं और मैं इन 2 शिफ्टों में बता दूंगा आपको। एक शिफ्ट जो आज की शिफ्ट है इससे एक क्वेश्चन आया था और जो नेक्स्ट शिफ्ट आएगी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था और बिल्कुल एग्जैक्ट है, वही डाटा सेम डाटा से पूछा गया है, तो इसलिए अर्जेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके जाओ। तो जितने भी 2022 के जैसे 40 शिफ्टें हैं तो 40 शिफ्टों के पेपर को आपको करके जाना है कंप्लीट, कि एग्जाम में कैसे करना है, किस टाइप के जो अगर सवाल जो अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं तो उन टाइप को कैसे आपको एग्जाम में कम टाइम में सोल्व करना है वो तरीका आपको यहाँ पे जानना होगा। ठीक है, बाकी ये सीरीज आपको कंप्लीट देख के जानी है एग्जाम से पहले। 10 दिन आपके पास बचे हैं, 10 से 12 दिन, तो मैथ्स में बस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। साथ में आप टेस्ट मॉक टेस्ट देते रहो, उसी से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, लास्ट क्लास में 12 दिसंबर 2022 की शिफ्ट 1 का पेपर मैंने सोल्व करवाया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 2 का पेपर। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम में करना है और बिल्कुल बेसिक्स है कि कैसे आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो। सारे कुछ तरीके, जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सब कुछ तरीके यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपसे दे रखा है, बोला है कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से 90 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर यहाँ से देखो, हमेशा ध्यान रखना कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में दे रखी है तो आप ऑप्शन मेथड लगा सकते हो कि यहाँ से पुट करके देख लो 45, 0, 60 और 90, इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। यहाँ से इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ से मैं 45 डिग्री पुट कर दूँ, ये 1/2 होगा, माइनस 3 इंटू यहाँ से 1/√2 बनेगा। अब ये रूट में चलेगा, जो कि ये यहाँ से 0 नहीं बनेगा कभी भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। 0 पुट करेंगे ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा 2 बनेगा, तो वो वैसे नहीं है। 60 डिग्री पुट करेंगे वो √3 आएगा, तो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। 90 डिग्री पुट करेंगे ये 1 बनेगा, -3 बन जाएगा, +2 बन गया, 2 + 1 3, 3 - 3 0 बन गया, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो पहला अप्रोच तो ये हो गई कि आप ऑप्शन मेथड से थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और सेटिस्फाई करके देख लो कि अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, अगर बेसिक तरीका, अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से नहीं करना चाहे तो बेसिक से कैसे करेंगे। देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या है, sin² थीटा -3 sin थीटा +2 = 0 है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से इसके फैक्टर देखो, यहाँ से 2 का ऐसे फैक्टर करने आपको कि यहाँ से प्लस माइनस करे तो -3 बनना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से -3 sin थीटा को -2 और -1 इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट तरीका होता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका प्लस कर दो, इसका जो चेंज कर देते हैं साइन, तो यह साइन थीटा की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 1 होगी। अब 2 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि साइन थीटा का मान कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो तो 0 से 1 के बीच में ही होता है साइन की वैल्यू, तो यहाँ से 2 तो नहीं हो सकती। तो यहाँ से कौन सा होगा, 1 होगा। थीटा की वैल्यू कब क्या होगी, जिसके लिए 1 हो जाए तो ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सोल्व करना आता है ना, अगर नहीं आता किसी स्टूडेंट को तो वो भी बता देता हूँ। देखो sin² थीटा -3 sin थीटा +2 है, तो इसका फैक्टर करने हैं आपको, तो sin² थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ -2 sin थीटा sin थीटा +2, इस तरीके से। इन 2 में और इन 2 में कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो, तो sin थीटा ये बन जाएगा sin थीटा -2, और यहाँ से तो माइनस कॉमन लेते क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा sin थीटा -2 बन जाएगा। अब फिर से sin थीटा -2 कॉमन ले लो, तो sin थीटा -2 कॉमन लेंगे और यहाँ से ये कॉमन आते ही क्या बन जाएगा, sin थीटा -1 = 0। ये तो इक्वल टू 0 चल रहा है, तो यहाँ से अगर 2 इक्वल, देखो यहाँ से sin थीटा -2 sin थीटा -1 = 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो sin थीटा की वैल्यू 2 होगी, अगर ये 0 होगा तो sin थीटा की वैल्यू 1 होगी। ये लेंगे नहीं और आ जाएगा क्या आपके पास, sin थीटा की वैल्यू 1, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री। तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट तरीका लगाना, आपको काम की चीज़। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, एलसीएम निकालना है 1.2 और 2.7 का, यानी इस तरीके से देख लो कि 12/10 है और 27/10 है। इसका एलसीएम बताना है तो क्या होगा, ऊपर वाले का तो एलसीएम बता दो, नीचे वाले का एचसीएफ, यानी ऊपर वाले का एलसीएम डिवाइडेड बाय 10 होगा। ऊपर वाले का एलसीएम क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं से डिविजिबल हो,
तो जैसे यहाँ से बड़ी संख्या कौन सी है, 27 है ना। अब अगर हमें 12 से डिवाइड करना है तो इसमें 3 तो आ ही गया ना, 27 में है, देखो 27 में 3 है तो 3 तो आ गया, एक्स्ट्रा क्या है 4 और ले ले तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 27 इंटू 4 108 होता है, 108 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 10.8 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो देखो यहाँ से समझाने का है, मैं यहाँ पे पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में करना है ना तो ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ से देखना है कि 1.2 है और 2.7 है, इससे डिवाइड होने वाली, इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या है। तो देखो 27 से तो डिवाइड हो रही है ये संख्या, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं हो रही तो ये नहीं होगी। जैसे 12 से डिवाइड करके देख लेंगे, ये 12 से भी है, 27 से भी डिविजिबल है। ये 12 से डिविजिबल नहीं है, ये 27 से, देखो 27 54 54 से, या 27 से डिविजिबल है। दोनों संख्याओं से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से ऑप्शन से भी देख सकते हो और ऑप्शन काट के भी कर सकते हो। आपको तो एलसीएम बताना है। एलसीएम होता क्या है कि ऐसी संख्या जो उन दोनों संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल हो, लेकिन एलसीएम का मतलब लोएस्ट चाहिए आपको, कम से कम। अगर दो ऑप्शन में दोनों से डिविजिबल हो तो उसमें कम वाली संख्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक तो आ जाए आपके पास, जैसे 108 हो गया, ठीक है 108 हो गया, और दूसरा मान लीजिए 216 आ गया, तो दोनों ही हैं 12 और 27 से डिविजिबल हैं, तो जो आंसर होगा वो कम वाला होगा। क्लियर है, लोवेस्ट आपको बताना है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, एक लंबवर्ताकार बेलन की त्रिज्या है, उसकी ऊंचाई की 4 गुना है। इसकी त्रिज्या है वो ऊंचाई की कितनी है, 4 गुना है। तो इस तरीके से बोल सकता हूँ कि यहाँ से त्रिज्या उसकी ऊंचाई की, ऊंचाई अगर 1 है, इनका रेशियो बता दें कि ऊंचाई अगर 1 है तो त्रिज्या कितनी होगी उसकी, 4 होगी। क्लियर है। अगर बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है कि इसकी वैल्यू देखो 1 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी फिर 14 इंटू 4 होगी, इस तरीके से। तो बेलन का आयतन क्या होगा, अब इसको सोल्व करना होगा। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर करोगे तो 14 इंटू 14 इंटू, सॉरी आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर करोगे 16 इंटू, अब देखो 14 इंटू, यहाँ पे 14 है ना, 14 का स्क्वायर और करना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि मल्टीपल में है ना, ये 14 का मल्टीपल है, तो 14 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 14 है, ये है। अब इसको या तो देखो आप कंप्लीटली सोल्व कर लो, या थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगा लो, या तो इसको पूरा कैलकुलेशन सोल्व करना पड़ेगा। एग्जाम में क्या करोगे, यहाँ से आप ये देख लो, डिविजिबिलिटी रूल देख लो यहाँ से कि ये देखो 16 से भी डिविजिबल है, 7 से तो कट जाएगा ये पूरा का पूरा, तो इसमें तो नीचे तो कुछ नहीं आ रहा। यहाँ से देख लो, ये 16 से भी हैं, 8 से भी हैं, 4 से भी हैं और 11 से भी डिविजिबल है। कोई सा भी यहाँ डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, 11 का लगा के चेक कर लो ऑप्शन, या 16 का, 8 का, जो भी लगाना है वो लगा के देख लो। जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ, देखो सबसे पहले मैं 11 का चेक कर लेता हूँ, यहाँ से 2 और 3, और यहाँ से 3 और 2 5, ऊपर 5 बन रहा है और यहाँ से 10 बन रहा है, यानी यहाँ से 11 से तो डिविजिबल नहीं है। दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे यहाँ से तीसरा वाला देख लेते हैं अपन, ये 5 और 8 और 5 13, यहाँ से 6 और 5 11, ये 11 बन रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 2, यानी 11 से डिविजिबल नहीं है। 2 और 1 3 और 9, और यहाँ से 10 है, एक बच रहा है यहाँ से डिफरेंस, यानी ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। अब जैसे ही आप चेक करोगे, यहाँ से 7 और 1 8, 8 8 16, और यहाँ से देखो 9 और 3 12, 12 और 4 16, इनका डिफरेंस आ गया 0, यानी ये 11 से डिविजिबल है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो फिर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 14 का स्क्वायर इंटू 16 इंटू 22 इंटू 2, ठीक है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से आपको टाइम बचाना है। या तो यूनिट डिजिट, जब भी यहाँ से कैलकुलेशन का ज़्यादा पार्ट आए ना, तो आपको मेनली क्या देखना है, एक तो आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट देखना है, दूसरा डिविजिबिलिटी रूल का देखना है आपको, या फिर आप उसके अप्रोक्सीमेशन में चले जाओ, डायरेक्ट थोड़ा सा सोल्व करो और फिर अप्रोक्सीमेशन में देख लो किसके आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन कम करनी है, पूरा एग्जैक्ट आपको सोल्व नहीं करना। आपको बोर्ड की तरह नहीं कि पूरा का पूरा आप सोल्व कर रहे हो, आंसर निकाल रहे हो, फिर टिक कर रहे हो, नहीं, आपको यहाँ से जितना कम टाइम लग रहा है ना, उस टाइम में सोल्व करना आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट से आपको रेट बतानी है, जिसमें 880 रुपये की राशि है वो 1.5 साल में 913 रुपये हो जाती है। तो रेट बताओ, तो मुझे बताओ कितने रुपये मिला उसको ब्याज। 880 रुपये से 913 रुपये उसका अमाउंट हो गया, यानी 20 और 30, यहाँ से 33 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कितने पर, 880 रुपये पर। और कितने साल में, 1.5 साल में, यानी 1.5 साल को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। और यहाँ से रेट निकालनी है, इंटू 100 कर दो। वैसे ये फॉर्मूला ही है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं बिना फॉर्मूले के कि यहाँ से कितना तो ब्याज मिला ऊपर लिख दो, कितने पर मिला उसको नीचे, और कितने टाइम में इंटू 100 कर दो। क्लियर है। इसी तरीके से आपको सोल्व करना। जैसे यहाँ से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे ये 11, 11 से डिवाइड करेंगे ये 8 बार चला गया, 0 से तो 0 चला जाएगा, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5। क्लियर है। यहाँ से कुछ गलत कर दिया क्या हमने,
880 है, 20 और 30 33 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 3 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, ये 8 बार हो गया, ये 8 बार चला जाएगा, और ये 0, 2 से काटेंगे तो ये 5, तो ये तो 5/8 आ रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। 880 रुपये का ब्याज है वो 913 रुपये हो गया, यानी 20 और 33 रुपये का ब्याज मिल रहा है 880 रुपये पर, और कितने साल में? 3/2 साल में। ये 2 है ना, यहाँ से 2 से किससे काटा मैंने? 2 तो रह गया ना यहाँ पे, ये 2 नीचे रह गया। देखो एक बार दोबारा काट के बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो 3 से काटेंगे तो ये 11 बार चला गया, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 हैं, ये ऊपर पलट के जाएगा, मैंने 2 से काट दिया गलती से यहाँ से, तो 2 हैं, ये इससे काट देंगे 4, तो ये आपके पास आ गया 0 से 0 कट गया, 10/4 आ जाएगा आपके पास। तो कितना आ गया यहाँ से? 4 दूनी 8, और 2/4 को क्या लिख सकता हूँ? 1/2, तो 2.5% हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन थी, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा हो जाता है आपके पास, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। बाकी सिली मिस्टेक होती है, 1-2 क्वेश्चन में हो जाती है, इतना जायज़ है। नेक्स्ट सवाल देखो, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट संख्या है और ये दूसरी वाली संख्या, फर्स्ट संख्या है, दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। यानी अगर ये 5 है तो ये वाली 4 होगी, ठीक है। 20% का मतलब 1/5, यानी अगर 5 है तो 1 कम किया जाता है, 4 हो जाती है। और तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। अब देखो 4 का 200% यानी डबल, 8 है वो उसमें जोड़ा जाता है, 8 की वृद्धि की जाती है, यानी कितना हो जाएगा? देखो 4 दूनी 8, 8 जोड़ दीजिए, ये 12 हो जाएगा। तीसरी संख्या 12 हो गई। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तो यहाँ से तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर है वो कितना हो गया? यहाँ से 7। दूसरी और तीसरी संख्या का डिफरेंस यहाँ से कितना है? 8 का। तो कितने % अधिक हैं? तो देखो 7 से 8 है वो कितने % अधिक है? तो 1/, यहाँ से तीसरी संख्या है और मूल संख्या का अंतर है वो दूसरी से तीसरी संख्या से कितना अधिक है और कितना कम है, ये आपको बताना। देखो 8 से कितना कम है? ये 1 कम है, कितने पर? 8 रुपये पर, इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12.5% हो गया कि 1/8 की फ्रैक्शन आपको याद होगी, 12.5% होती है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से कोई संख्या है 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है, हमेशा किससे डिविजिबल होगी? तो हमेशा वो 1001 से डिविजिबल होगी। कैसे? कि जब भी आप 1001 को किसी भी, यहाँ से बोला ना 6 डिजिट की संख्या है, कोई भी 6 डिजिट की संख्या है जो 3 अंकों की, जैसे XYZ और XYZ इस तरीके से बनती है, वो किस में बनेगी? तो जब भी 1001 को आप XYZ से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ये XYZ बनेगी, याद रखना। अगर हम 101 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर से, XY से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 बार रिपीट हो जाती है XY। क्लियर है? तो ये 2 कंसेप्ट यहाँ से याद रखना, ये 2 चीज़। और अगर इसी में इस तरीके से पूछ ले कि जैसे ये संख्या बनी है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, ये ऑप्शन ना दे के यहाँ से इस तरीके से दे दे, ये 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, तो वो किससे डिविजिबल होगी? वो 7 से होगी। क्यों होगी? क्योंकि 1001 है ना, वो किससे बना होता है? 7, 11, 13 से। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन में दे दे तो ये तीनों से भी डिविजिबल होगी, 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी, 13 से भी डिविजिबल होगी, और इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन पे से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऑप्शन में इस तरीके से भी दे दिया जाए तो ये भी सही होगा। फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट सवाल देखो, डिस्काउंट का है कि एक टीवी सेट पर मार्क प्राइस है उसका 14,500 रुपये है, और इस पर 2 डिस्काउंट दी जाती है सक्सेसिव, जिसके बाद ये 10,000 रुपये में बेचा जाता है। अगर पहली डिस्काउंट है वो 10% है तो दूसरी डिस्काउंट कितनी होगी? तो यहाँ पे देखो मार्क प्राइस तो कितना है? 14,500 रुपये। इसको बेचा कितने में गया? 10,000 रुपये में। क्लियर है? पहली डिस्काउंट कितनी है? 10%। 10% का मतलब कि 10 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में? 9 रुपये में। और ये क्या है? मार्क प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस, यही तो है। सोल्व कर दीजिए, यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए तो दूसरी वाले डिस्काउंट का रेशियो आ जाएगा। ये 10 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, 5 से और काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 14 दूना 28 और 29, और यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 200 बन जाएगा। 9 है उधर चला जाएगा, 9 इंटू 29 करेंगे, 9 तिया 27, 230, 9 तिया 27, 270 हो गया। 270 में से 9 कम कर दीजिए तो 261। 261 रुपये की चीज़ है वो कितने में बेची गई? 200 रुपये में। तो यानी कितना डिस्काउंट मिला उसको? दूसरा वाला डिस्काउंट है, या दूसरे वाले डिस्काउंट का रेशियो आ गई है। तो 261 रुपये की राशि है, 261 रुपये की प्राइस है, उसमें 200 रुपये में बेचा गया है, तो कितना डिस्काउंट मिला उसको? 61 रुपये का। कितने पर? 261 पे, इंटू 100।
बस इसको सोल्व कर लो। अब इसको देखो 261 को 261 से डिवाइड करना है, तो ये तो नहीं आता हमें 261 से, कैलकुलेट ही हो गया। तब आप अप्रोक्सीमेशन में चलोगे, आप कैसे करोगे, देखो कि अगर 6 से डिवाइड करें, 6 का 24 यानी कितनी बार जा रहा है, 1/4 से समथिंग जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा। तो 1/4 की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% होती है। 1/4 अगर एग्जैक्ट 1/4 होता ना तब 25% आता। तो ये यहाँ से 4 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा है तो 25 से कम ही आएगा क्या आंसर। 4 से ज़्यादा है तो 25 से कम होगा, लेकिन थोड़ा ही कम होगा 25 से। ऑप्शन देखो यहाँ से, ये 25 से ज़्यादा है तो ये नहीं हो सकता, ये तो 20 से बहुत ही कम हो गए यहाँ से। अगर 1/5 होता ना तब होता है यहाँ से, तो ये तो 4 पॉइंट समथिंग ही है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। 25 से ज़्यादा हो गया, नहीं हो सकता। 25 से एक ही ऑप्शन कम है थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपके पास। तो फिर आपको पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, 6100 डिवाइडेड बाई 261, और फिर इसको सोल्व करते रहो, तो इसी में लग जाएगा आपका 1 मिनट। तो आपको कैलकुलेशन में टाइम बचाना है, ऑप्शन देखना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नज़दीक होते हैं ना तब हमें एग्जैक्ट सोल्व करना होता है, लेकिन नज़दीक दे ही नहीं रखे, यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एक ऑप्शन होगा आपका आंसर, तो फिर पूरा सोल्व क्यों करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, पूरा सोल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो थोड़ा प्रोसेस से भी कर सकते हो, डायरेक्ट माइंड में करो कि a + 1/a है, 5 दे रखा है, तो a³ + 1/a³ क्या होता है कि a³ - 3k, 5 का क्यूब करोगे 125, -5 × 3 15, 125 - 15 110 आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो, एक ट्राइंगल का एरिया आपको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, द रेशियो ऑफ द साइड, इनकी साइड का रेशियो दे रखा है 6 8 10, यानी ट्रिपलेट हो गया क्या, आपको देखते ही पता चल गया ये 6 8 10 क्या है, ट्रिपलेट है, यानी 90 डिग्री आपका ट्राइंगल है, ठीक है। त्रिभुज का आपको परिमाप बताना है, इसका क्या बताना आपको, पेरीमीटर बताना है, तो कितना होगा देखो 10 और 8 से 14 24, तो 24 इंटू समथिंग करना पड़ेगा, 24 इंटू, अगर इसको अक्स माने इस तरीके से रेशियो में दे रखा है, यानी 24 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 24 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे अपन। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होगा देखो यहाँ से 6 × 4 24 है, 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही है आपको 96, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई क्या, लेकिन स्क्वायर में है, यहाँ पे स्क्वायर में है तो हमें क्या चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसका रूट कर दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई, 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। फिर आपको देखो यहाँ से इस तरीके से नहीं मानना, नहीं तो आप बेसिक से क्या करोगे, यहाँ पे 10x अक्स है, यहाँ पे सोल्व करोगे 1/2 और फिर सोल्व करोगे 8x × 6x = 96, और यहाँ से फिर सोल्व करोगे तो 24 x² = 96, x² = 4, x की वैल्यू 2, और फिर यहाँ से 24x जोड़ के निकालोगे तो 24 यूनिट की वैल्यू 48। तो फिर बेसिक से ऐसे करना पड़ेगा आपको, तो एग्जाम में ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपका टाइम ही यहाँ पे बचेगा नहीं एग्जाम में सोल्व करने के लिए। तो यही तरीका आपको लगाना होगा, डायरेक्ट यहाँ पे यूनिट में अक्स वगैरह नहीं मानना आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्हक का यहाँ से बोला है फ्रस्टम, देखो फ्रस्टम का पूछा है, तो इसमें 2 रेडियस दे रखी है 5 और 3 है, इसका वॉल्यूम बताना, तो वॉल्यूम होता क्या है फ्रस्टम का, और फ्रस्टम बनता कैसे है, देखो यहाँ से अगर इस तरीके से कि शंकु है ना, शंकु में से हम काट दे, ऊपर वाला हिस्सा हटा दे, तो ये फ्रस्टम बन जाता है। ये स्मॉल रेडियस हो गई, ये कैपिटल रेडियस हो गई, R2 हो गई इस तरीके से, ये इसकी हाइट हो गई, ये सब कुछ दे रखा आपको। तो कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई कैपिटल R² प्लस स्मॉल R² प्लस स्मॉल इंटू कैपिटल R इंटू हाइट। यहाँ से कर दो देखो 1/3 22/7 इंटू R² देखो 25 प्लस स्मॉल का यहाँ से 9 प्लस 5 × 15 इंटू 7 कर देंगे इसकी हाइट, 7 से 7 कट जाएगा यहाँ से, और जोड़ दो यहाँ से कितना बच जाएगा 25 और 5 30 40 49, तो 22 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3, यही तो बनेगा। अब इसको सोल्व कर दो, देखो यहाँ से देखो 300 300 300 है, तो इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा आपको। 49 इंटू 22 करना है, तो 49 इंटू 22 करना है, तो सही है ना, 25 5 30 40 और 49 है, 49 इंटू 22 है, तो सबसे पहले तो 2 से गुना कर दो इसको, 49 इंटू 2 है, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो 49 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 98, 98 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ से, या फिर आप डायरेक्ट कर दो ना इसको, इस तरीके से ना करो तो डायरेक्ट सोच लेते हैं। देखो 22 इंटू 50 कितना होगा यहाँ से 110, यानी 1100 होगा क्या, 22 इंटू 50 है तो 1100 होगा, हमने एक बार ज़्यादा जोड़ लिया, एक बार ज़्यादा जोड़ लिया ना यहाँ से, तो 22 कम कर दो इसमें से, तो इसमें से 22 कम कर दे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा कि आपके पास 1100 में से 22 कम कर दो तो 1078 आ गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ये हो गया 1078।
डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ से 3 पंजे 15 और 16 17 और यहाँ से 3 इंटू 24 3 नाम 27, 359 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, अच्छा सवाल है ये और पहले भी पूछा गया सवाल है ये। एक नाव है वो धारा के अपोजिट, ठीक है, अप स्ट्रीम है, वो एक निश्चित डिस्टेंस को 9 घंटे और 36 मिनट में तय करती है। अगर वह डाउन स्ट्रीम चलती हैं तो 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है। आपको बताना है यहाँ पे बोट की स्ट्रीम और यहाँ से स्ट्रीम की स्पीड बतानी है और बोट की स्पीड का इनका रेशियो बताना है। तो मैं इसे x मान लेता हूँ, इसे y मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो बोला है, तो मुझे बताओ यहाँ से x प्लस वाई और x माइनस वाई हो गया और x प्लस वाई, ये तो हो गई अप स्ट्रीम स्पीड और ये होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड। इनके टाइम का रेशियो आपको निकाल सकते हो कि यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 घंटे 36 मिनट है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 9 प्लस 36/60 पूरा का पूरा मैं होवर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से 6 का 36 10 और यहाँ से 3/5, 9 पंजे 45 और 3 48/5 होगा क्या। तो इसको तो लगेगा 48/5 अनुपात, इसको कितना लिख रहा है, डाउन स्ट्रीम 6 घंटे लग रहे हैं, तो 6 8 48, तो रेशियो कितना आ गया, 8:5 आ गया क्या, इनका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया 8:5। अगर यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी है, निश्चित डिस्टेंस बोला ना, डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 5:8। क्लियर है। और ये स्पीड किसकी है, x माइनस वाई और x प्लस वाई की, ठीक है, इनकी रिलेटिव स्पीड का रेशियो है, तो 5:8 है। अब बोला है यहाँ से बोट और स्ट्रीम की निकालनी है, तो मैंने हमेशा बताया कि यहाँ से अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई दे रखा है तो आपको x निकालना है, तो इनको जोड़ के डिवाइड कर दो, 8 और 5 13 डिवाइडेड बाई 2। y निकालना है तो इनका डिफरेंस कर दो, 8 माइनस 5 3, 3/2 कर दोगे, तो ये इनकी नाव की धारा की स्पीड आ जाएगी। इनका रेशियो पूछा है तो 13:3 ही आ जाएगा क्या, यहाँ से ये हो गया 13:3 है x/y। तो इस तरीके से करना होगा, यहाँ से टाइम का रेशियो दे दिया, स्पीड का रेशियो निकाल दिया और फिर x और y की वैल्यू निकाल देंगे। वैसे यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ से रेशियो ही पूछा है तो 8 और 5 13 जोड़ दो और यहाँ से डिफरेंस कर दो, यही इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे निकालना बताया है। बाकी यहाँ से रेशियो पूछा है तो डायरेक्ट यहाँ पे एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, क्योंकि वो तो सेम आएगा, नीचे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वैसे भी कटेगा वो। नेक्स्ट देखो यहाँ से टाइम एंड वर्क का सवाल है, और ये सवाल है ना, ये CHSL इस टाइप का सवाल, सेम टाइप का सवाल है CHSL 2022 का मेंस में पूछा गया है। अभी जो मेंस हुआ ना 2 3 दिन पहले, तो इसमें पूछा गया सवाल है टाइम एंड वर्क का, एग्जैक्ट सवाल इसी टाइप का पूछा गया है और इसी टाइप की कैलकुलेशन दे रखी थी उसमें। इसमें बोला है देखो राजू है वो 15 दिनों में, और सोब है वो 20 दिनों में, और मोहन है वो 25 दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। अगर वे तीनों वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से याद रखना कि अगर जो CGL का आएगा ना तो उसमें लगभग चांस है कि अल्टरनेटिव डेज पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी अभी शिफ्टों के पेपर हुए ना CGL के CHSL के जितने भी, उसमें ये अल्टरनेटिव डेज का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो लगभग चांस है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना आपको। अब यहाँ से टोटल वर्क मान लीजिए, यहाँ से 25 20 और 15 का है, टोटल वर्क हो जाएगा, यहाँ से LCM मान लेंगे, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ गई 20, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 15 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 12। अब ये बोला है कि 3 दिन, देखो एक दिन पहले एक काम करेगा फिर B फिर C, इस तरीके से, तो 3 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 30 40 और 47 यूनिट का। 47 यूनिट का काम है वो 3 दिन में हो जाएगा। हमें कितना काम करवाना है, 300 यूनिट का, तो इसके पास चलते हैं अपन। तो यहाँ से 47 इंटू, देखो यहाँ से 47 इंटू लगभग 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 7 42 और 4 6 चौका 24 और 28। अगर हम 7 से गुना कर दे तो 300 से ज़्यादा चला जाता वो, तो इससे कम ही लेना आपको, 300 से कम, या तो 300 बनना चाहिए 300 से कम। तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो इतना काम है ये तो 18 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें कितना काम और चाहिए, हमें से यहाँ से 18 यूनिट का काम और चाहिए। अब ये 18 यूनिट का काम कौन करेगा, ये जो पहले वाला करेगा, जो पहले काम कर रहा है, तो पहले राजू काम कर रहा है तो राजू करेगा। वो एक दिन में 20 यूनिट का काम कर रहा है, तो 18 यूनिट का काम करने कितने दिन लगेंगे, एक दिन में 20 यूनिट का काम कर रहा है तो 1 यूनिट का काम करने में कितना लगेगा, 1/20 दिन। तो 18 यूनिट का काम करने में कितना टाइम लगेगा, 18/20 दिन, इतना टाइम और लगेगा। जोड़ दो यहाँ से 18 और यहाँ से 9/10 हो गया क्या, 18 से ही 9/10 डेज लग जाएंगे इसको। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, 18 से ही 9/10।
नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो देखते ही हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला किसका है? देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन देखो यहाँ से माइनस माइनस दो में है ना, यहाँ पे ए बी, बी और बी कॉमन है तो बी में माइनस आएगा, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये आपको दे रखा है, ये हो जाएगा। एक जीप है वो 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर की यात्रा है वो 600 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है। पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी? तो यहाँ से निकाल दो, औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो क्या होगी? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी? 300 किलोमीटर जाने में और 300 किलोमीटर आने में, तो 600 किलोमीटर डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगेगा? यहाँ से जाने में तो कितना टाइम लगेगा? यहाँ से 5 घंटे, 6 पंजे 30, और यहाँ से आने में कितना टाइम लग रहा है उसको? 10 घंटे, तो 600/15 यानी 40 हो जाएगा क्या यहाँ से आंसर? तो 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी? इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द स्टेट? इन सभी का एवरेज आपको निकालना, सभी को जोड़ दो यहाँ से, 4 4 8 5 13, यहाँ से लेके चली जाएगी 8 4 12 12 9 21, 21 और 8 जोड़ देंगे तो 29, 6 6 5 11 11 और 8 19 और 24 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? यहाँ से 5 है क्या? 5 से डिवाइड करेंगे, इसका डबल करके पॉइंट लगा दो, तो यहाँ से 6 9 दूनी 18 24 दूनी 48 और 49, तो ये आ जाएगा आपके पास 498.6। द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 55 ईयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एजेज इज 7:4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 6 ईयर? इनका आपको दे रखा है एवरेज, किसके? एक आदमी है और उसके बेटे की एवरेज है वो 55 साल है, तो टोटल इनका सम कितना हो गया? फादर और सन का जो टोटल सम है एज का वो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो यहाँ से बोला है उनकी एज में रेशियो है वो 7:4 है, तो मुझे बताइए इनको डिवाइड कर देंगे 7:4 में, 7 और 4 11, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई। तो फादर की तो 70 है और सन की कितनी है? 40 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 6 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? यहाँ से इसकी तो 76 हो जाएगी और इसकी 46 हो जाएगी। रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर दो यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 38:23। ईजी सवाल है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए, इस तरीके से लिख दे, ए ये B और ये C है, ये 90 डिग्री है। एंगल B है, B पर है, हो गया। tan A है वो 3/4 है, tan A है वो 3/4 है, ये 3 है 4 है तो ट्रिपलेट है 3 4 5 का। साइन A साइन B और साइन C निकालना, साइन A तो कितना होगा यहाँ से? 3/5। साइन B है ये 90 है तो 1 हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू। साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 4/5। सोल्व कर दीजिए, यहाँ से 4 और 3 7/5, एक सही 7/5 होगा, तो यहाँ से 2 सही 2/5 हो गया क्या आंसर? नेक्स्ट देखो यहाँ से, एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो क्या करता है, अपने क्रय मूल्य पर बेचता है किसी सामान को और गलत बाट का यूज करता है, वो 15% का प्रॉफिट कमाता है। वो देता तो कॉस्ट प्राइस पे ही है, लेकिन क्या करता है वो 1 किलो की जगह कम वाट यूज का करता है और इस तरीके से वो 15% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे पूछा है वो 1 किलोग्राम की जगह कितना ग्राम यूज कर रहा है, वो आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ से देखो 15% प्रॉफिट कमा रहा है। 15% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन देखो 3/20, यानी 20 रुपये पर वो 3 रुपये कमा रहा है, यानी 20 रुपये पर वो 3 रुपये कमा रहेगा, 23 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ तो इसका प्रॉफिट का रेशियो है। अगर आपको यहाँ से वेट का रेशियो निकालना है तो इसका उल्टा कर दो। वेट का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, यानी 23 ग्राम की जगह वो 20 ग्राम दे रहा है। बस हो गया अपना काम कि 23 ग्राम की जगह 20 ग्राम दे रहा है। पूछा है कि 1 किलोग्राम की जगह कितना देगा, तो मुझे बताओ 1 ग्राम की जगह कितना देगा? वो 20/23 ग्राम देगा क्या? तो 1000 ग्राम की जगह 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम की जगह इतने ग्राम देगा बस। तो यहाँ से सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा? यहाँ से 20,000 हैं डिवाइडेड बाई 23 से डिवाइड करेंगे तो 200 हो गया। 23 नामी 207 होता है, यानी 8 बार ही जाएगा। 23 × 184, तो 184 और यहाँ से बचेगा कितना? 6 16 बच जाएगा, 160 बचेगा यहाँ से। तो 23 चौक 84, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 7 161, 7 बार तो 61 ज़्यादा चला जाएगा तो 6 बार ही जाएगा, यहाँ से 22 बचेगा तो 220 बनेगा। 23 नामे 207 होता है यहाँ से फिर से, तो 869 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। 869 पॉइंट समथिंग ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ से DI का सवाल है। आपसे बोला है टोटल पॉपुलेशन आपको दे रखी है और पूछा क्या है, व्हाट
व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन बिहार इन द ईयर 1998। 1998 में आपको बिहार में मेल की संख्या बतानी है। तो बिहार में देखो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो 3:4 दे रखा है। टोटल पॉपुलेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे ये दे रखा है पॉपुलेशन है बिहार में कितनी है 11%। तो इसका 11% निकाल दो यहाँ से 32, 76 और यहाँ पे 4 जीरो हैं और इसका 11% निकालोगे तो 2 जीरो तो चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, 2 जीरो ही बचेंगे यहाँ से, ये परसेंटेज से तो हट गया। अब इसको डिवाइड कर दो किसमें 3:4 में। तो 4 और 3 7, पूछा है मेल का तो 3 आ जाएगा यहाँ से, 3 यूनिट की वैल्यू निकालें। सोल्व कर दीजिए, यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 और यहाँ से 4 बचेगा 28 और 7 चौक 28, 7 6 42, 5 बचेगा 7 8 56। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो 46,800 हैं वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 00, 8 या 24, 2 हो जाएगा, 6 या 18 और 2 20 और यहाँ से 4 या 12 14। तो यहाँ से आना चाहिए, सॉरी 4 या 12 और यहाँ से 6 या 18 और 2 20, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ से तो 11 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ेगा इसको। देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो यहाँ से, तो कितना बन जाएगा 0 0 8 या 24, ये 2 हो जाएगा, 6 या 18 और 2 20, ये 2 हो जाएगा और यहाँ से 4 या 12 और 14 हो गया। इसको 11 से मल्टीप्लाई और कर दो तो ये बन जाएगा 0, ये 4, फिर इसको जोड़ते चलो, ये तो 4 बनेगा यहाँ पे, ये फिर से 4 बनेगा और यहाँ से 4 और 1 5 बन जाएगा और ये 1 का 1 हो जाएगा। तो 15, 44 और 400 आना चाहिए इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखो यहाँ से 440 तक ही दे रखा है, यहाँ पे 1 जीरो और होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में गलत दे रखा है आपको डाटा, तो यहाँ पे 1 जीरो और होना चाहिए, ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, 1 जीरो और होना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से x/8 + 8/x है, इसकी वैल्यू 1 है तो आपको बताना है x³ की वैल्यू क्या होगी। तो क्या यहाँ से आपको इस तरीके से दिख रहा है कि देखो x/8 है, इसका उल्टा लिख दिया तो आपको ये कंसेप्ट पता होगी कि x + 1/x है, अगर a के बराबर होता है तो यानी x³ क्या होता है फिर -1 होगा। और यहाँ से x की जगह क्या लिख दिया इसने, x/8 ही तो लिखा है, x की जगह x/8 और यहाँ से 1/x ही आता है। तो x की जगह x/8 लिखा है तो x³ की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, यानी x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 का क्यूब 512, तो -512 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से अच्छा सवाल पूछा गया है, एक नारियल का पेड़ है, हवा के साथ वो इस तरीके से झूलता है कि उसका जो तना है, तने से ढका हुआ कोण है वो 18 डिग्री होता है। यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग है वो 44 मीटर की डिस्टेंस तय करता है तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन के मैं लैंग्वेज बता देता हूँ कि इसमें पूछा क्या है। क्वेश्चन में इस तरीके से बोला है कि एक तना है ना, इसका पेड़ जो पेड़ है उसका तना है वो यहाँ से 44 मैक्सिमम, इसका जो ऊपर वाला भाग है वो 44 मीटर की डिस्टेंस तय करता है और जो एंगल बनता है वो 18 डिग्री बनता है। तो यहाँ से आगे ज़मीन हो गई और यहाँ से जो तना है ना वो इस तरीके से रोटेट होता है इस तरीके से, और जो ये एंगल बनाता है इस तरीके से, ये इस तरीके, तो ये सेक्टर बन जाता है, फिर ये इस तरीके से बनेगा फिर। तो ये यहाँ से 18 डिग्री बनाता है और ये जो डिस्टेंस तय करता है वो कितनी है 44 मीटर, ये 44 मीटर की डिस्टेंस तय करता है। आपसे पूछा है इसकी लंबाई, तो यही तो होगी पेड़ की लंबाई ये, तो ये सेक्टर का एरिया ही तो हो गया। सेक्टर का एरिया क्या होता है L = r θ। L की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है 44 मीटर, इक्वल टू ये रेडियस निकालनी है, रेडियस है, रेडियस ही क्या होगी इसकी लेंथ होगी, ये r इसकी लेंथ होगी और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 18 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे डिग्री में पुट नहीं करना आपको, रेडियन में करना है। तो पाई ये 180 डिग्री की वैल्यू है, 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, ये होगी रेडियन में इसकी वैल्यू। तो सोल्व कर दीजिए इसको, 18 से 18 डिवाइड हो जाएगा, 10 है उधर चला जाएगा तो 440 बन गया। पाई से डिवाइड करेंगे तो 22/7 पुट कर दो यहाँ से, 22 से 22 दूना 44 और 20 × 7 है वो 140 मीटर हो गया। What is the following years has the highest total export from the 3 companies together? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन से साल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो पूछा क्या, देखो 2015, 17, 16, 19 है। 2015 में तो कितना हो गया 4, 3, 7, 2, 9,000 का, इसमें तो 9,000 का हो रहा है। 2016 में 5 और 3 8,000 का हो रहा है और यहाँ से 2017 है 4, 4, 8, 2 10,000 का हो रहा है और 2019 में है 4, 3, 7, 7 और 5 12,000 का। तो इसमें 12,000 का और सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है 12,000 वाले में हो रहा है, तो ये हो जाएगा। ये सवाल देखो यहाँ से, ये सवाल भी सेम पूछा गया है CHSL में इसी टाइप का।
क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे बोल रखा था, उसमें ही बोल रहा था कि दो सर्किल हैं C1 और C2, इसके सेंटर हैं, R1 R2 डिस्टेंस पे हैं, इस प्रकार है कि दोनों के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस है कि दूरी है दो वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर है, तो विनिष्ट रेखाओं की संख्या क्या होगी। उसमें क्या बोल रखा था कि दो सर्किल हैं, हाँ ठीक है, यही सवाल था, सेम सवाल था, एग्जैक्ट सवाल था, CHSL मेंस में पूछा गया है ये सवाल, एग्जैक्ट बिल्कुल ये का यही सवाल पूछा गया था। तो यहाँ से बोला है कि तो इनकी रेडियस है ना, रेडियस का सम है, दोनों सेंटरों के बीच की डिस्टेंस के बराबर है, तो यहाँ से जब बराबर है तो वो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। और इसकी कॉमन टेंजेंट बताने के कितने टेंजेंट यहाँ पे खींची जा सकती हैं, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो टोटल 3 टेंजेंट कॉमन खींची जा सकती है। तो सेम सवाल है वो CHSL में पूछा गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए CGL में भी यहाँ से चांस है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आएंगे। तो यहाँ से जितने भी अभी 2-3 सालों में पेपर हुए हैं ना, उन सभी पेपर को आपको सोल्व करके जाना है। 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा है, आपको किसमें से बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे तो क्या करेंगे, देखो 1 + sin थीटा ऊपर नीचे 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 1 + sin डिवाइडेड बाई cos है, ऊपर नीचे 1 - sin से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, a + b a - b है, तो 1 - sin स्क्वायर बनेगा, 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाई cos 1 - sin, cos से cos चला गया तो cos डिवाइडेड बाई 1 - sin थीटा हो जाएगा। ये इतना लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, डायरेक्ट आपको करना 1 + sin थीटा, माइंड में करना है। ऊपर तो बनेगा cos स्क्वायर, cos से cos चला गया तो cos डिवाइडेड बाई ये हो गया आंसर। लास्ट सवाल देखो यहाँ से, यदि वर्ष 2021 में बी राज्य में भर्ती हुए प्रवक्ताओं की संख्या में प्रवक्ताओं में से 35% मेल हैं, तो बी राज्य में भर्ती होने वाली महिलाओं की संख्या बताओ। तो देखो 2021 में बी से, यहाँ से बी है ये वाला यानी 55 है, और यहाँ पे देख कितने रखा है, 100 में दे रखा है, 100 में दे रखा है, यानी टोटल 5500 है। तो 5500 में से 35% मेल हैं, तो बाकी की बची हुई क्या होगी, वो फीमेल होगी। तो 35% है तो बाकी का बचा हुआ फीमेल होगी, तो कितनी होगी यहाँ से 65% होगी। तो 5500 का 65% निकाल दो यहाँ से, तो परसेंट से तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो उठ जाएगा। 55 × 65 करना है, तो 55 × 65 करना है, तो 65 को पहले 5 से गुना कर दो, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 65 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 325 आ जाएगा। 325 को 11 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो उसका तो ट्रिक पता ही आपको, 5 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 3 का 3, आंसर आ जाएगा 3575। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये टोटल 25 सवाल थे, बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से समझाया कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, शॉर्ट अप्रोच कैसे निकाली है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की शिफ्ट करेंगे, और ये जो 6 शिफ्टों के पेपर बचे हैं वो रेगुलरली हम कंप्लीट करेंगे, तो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, डेली आपको इस तरीके से देखना है कि आपको एग्जाम में कैसे करना, वो सब चीज़ें आप यहाँ से सीख सको। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।